हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस का 12वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे फ्रेंड्स। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल फ्रेंड्स बोत्सवाना में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है। क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात का धार्मिक समुदाय पूछ रहा है। तो जो 2011 का जो जनगणना के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुआ था, सर्वाधिक जो लिंगानुपात वो ईसाई धर्म का आया था। किसका आया था? तो किस कैटेगरी का? तो ईसाई धर्म का। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। तो ये जो नाता प्रथा है ये मीना जनजाति में है। किस जनजाति में? तो मीना जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की स्थिति क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है जब चक्रवात उत्पन्न होती है, जो चक्रवात का केंद्र होता है, चक्रवात की जो केंद्र होता है चक्रवात की स्थिति में, उसमें दाब का क्या स्थिति होता है। जब चक्रवात उत्पन्न होती है तो चक्रवात के केंद्र में दाब का जो स्थिति होता है वो बिल्कुल निम्न होता है। ठीक है। चक्रवात की स्थिति में केंद्र में उसका दाब बिल्कुल निम्न होता है। ठीक है। अगला कह रहा है भोरघाट दर्रा कहाँ है। तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र में भोरघाट दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र राज्यों में भोरघाट दर्रा अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, अर्थात गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। यहाँ परियोजना का नाम दिया हुआ है और यहाँ राज्य का नाम दिया हुआ है। कौन सा परियोजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए देखते हैं। ये जो टिहरी परियोजना है, ये टिहरी परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। टिहरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में टिहरी परियोजना अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। रिहंद उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद उत्तर प्रदेश में है। वही मांडी जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मांडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गांधी सागर राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है? तो एमपी मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। टिहरी कहाँ है? टिहरी उत्तराखंड, रिहंद उत्तर प्रदेश, मांडी हिमाचल प्रदेश और गांधीनगर मध्य प्रदेश में, ना कि राजस्थान में। तो असत्य को ढूंढने के लिए करा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तो जो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के वजहों से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। ठीक है। किसके कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून के वजहों से। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नहीं है कह रहा है। कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए ये मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा जो है वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य, ये सब महाराष्ट्र में अवस्थित है। मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा जो है बाघ अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। लेकिन दांदेली अंशी है ये महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक राज्य में दांदेली अंशी बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ये तीनों है महाराष्ट्र में, लेकिन दांदेली अंशी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो कह रहा है महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो इस प्रकार दांदेली अंशी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला कह रहा है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सस्य गहनता किस राज्य की सूची है। किस राज्य की है? ये जो भारतीय राज्य में सर्वाधिक सस्य जो गहनता होती है वो किस राज्य में पाई जाती है फ्रेंड्स। देखिए जो सस्य गहनता होती है वो पंजाब राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सस्य गहनता सर्वाधिक? तो पंजाब राज्य में सर्वाधिक सस्य गहनता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। सुंदरगढ़ क्या कह रहा है? सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है ओडिशा। कौन सा राज्य है? तो ओडिशा राज्य है सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है।
सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है सतारा, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है सतारा? सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया, क्या कह रहा है? सबसे पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में कब की गई थी? किसके माध्यम से कह रहा है? सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया के माध्यम से चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो बिहार में वर्ष 1904 में हुई थी। कब हुई थी? तो स्थापना बिहार में तो 1904 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प को ढूंढने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ जलप्रपात का नाम और यहाँ नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है डुडुमा जो जलप्रपात है ये मचकुंड नदी पर है। किस नदी पर है? मचकुंड नदी पर अवस्थित है, ठीक है। डुडुमा जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर है? तो मचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दसम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो दसम जो है वो कांची नदी पर अवस्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कांची नदी पर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है ककोलत किस नदी पर है? ककोलत जो जलप्रपात है वो ककोलत नदी पर ही अवस्थित है। ककोलत जलप्रपात किस नदी पर है? ककोलत नदी पर। और चचाई किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहर नदी पर। किस पर है? तो बीहर नदी पर चचाई जलप्रपात है, ठीक है, अवस्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मात्र एक ही सही है, दसम, ठीक है। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांची नदी पर। डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है? मचकुंड पर। और ककोलत नदी पर ही। चचाई बीहर नदी पर, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है? क्या कह रहा है? कौन सा प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है? देखिए मोरमुगाओ जो है, मोरमुगाओ वो एक ऐसा प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल दोनों से घिरा हुआ है। कौन सा है प्राकृतिक पत्तन? मोरमुगाओ, ठीक है। नाम थोड़ा टफ लग रहा होगा फ्रेंड्स, एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिए अपने मन में, तो आपको आसानी होगा याद करने में, ठीक है। अगला कह रहा है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा राज्य में है। ओडिसी पहले लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो मल्ल में हुई थी। कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति? तो मल्ल में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन सा अभिलेख जो है वो बिहार से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि बिहार से इस प्रकार का यदि क्वेश्चन कोई भी आता है तो उसमें थोड़ा फंसने का चांस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है बिहार में क्या कह रहा है कौन सी निम्नलिखित में अशोक का कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है। मात्र एक जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो बिहार से संबंधित नहीं है। और ये रामपुरवा, लौरिया और जो लौरिया नंदगढ़ जो है ये सब जो है बिहार से संबंधित है, बिहार के अभिलेख से संबंधित है। बट जो है प्रयाग स्तंभ लेख ये बिहार के अभिलेख से संबंधित नहीं है, प्रयाग स्तंभ, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है? पायलों की गीत इलांगो आदिगल की रचना है। इलांगे आदिगल की रचना पायलों की गीत है। किसकी रचना है? इलांगे आदिगल की रचना है पायलों की गीत, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। कौन सी थी? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ट्राफलगर का युद्ध
ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुई है? ये जो ट्राफलगर का युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था फ्रेंड्स। किसके बीच हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस इन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया था? ये जो किताब ए नौरस की रचना किए थे वो इब्राहिम आलिद शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था किताब ए नौरस की रचना? किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आलिद शाह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम आलिद शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सल्तनत काल में दीवान ए इंसा का संबंधित था। सल्तनत काल में दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? वो पत्राचार विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? सल्तनत काल में दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? तो पत्राचार विभाग से संबंधित दीवान ए इंसा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने टोटरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की थी? अकबर ने टोटरमल बंदोबस्त की शुरुआत 1580 से किए थे। कब किए थे शुरुआत? 1580 में अकबर ने टोटरमल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला कह रहा है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? बक्सर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो थे। कौन थे ब्रिटिश सेनापति? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के 1764 युद्ध के सेनापति थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्यास्त कानून का संबंध था। सूर्यास्त कानून ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है कि ये जो है सूर्यास्त कानून का संबंध है वो अस्थाई बंदोबस्त से है। किससे है? तो सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून का संबंध है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित एक कथन सही नहीं है? कह रहा है भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? कह रहा है मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं थी कि मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किए थे कि ब्रिटिश द्वारा भारत को सत्ता दे दी जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार का 1946 में बिल्कुल कहना नहीं था। अगला कह रहा है लॉर्ड बेबेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश पूर्ण वापसी की वकालत की। हाँ फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड बेबेल थे ना वो कहे थे कि 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश पूर्ण वापसी की वकालत की थी, इस बात को लेकर कि 31 मार्च 1948 तक जो है ना भारत से ब्रिटिश की सत्ता पूर्ण वापसी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बातों की वकालत किए थे लॉर्ड बेबेल। अगला कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से, देखिए सेंटेंस यहाँ कटा हुआ है, तेजी से लाई गई। तो हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन की सत्ता जो हस्तांतरण की प्रक्रिया थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के समय वो तेजी से लाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है नेहरू के विरोध के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के कारण बालकन योजना की परित्याग हुई थी। तो हाँ फ्रेंड्स, परित्याग किया गया था बालकन योजना का पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के कारण। इस प्रकार ये तीनों सही हो जाता है, लेकिन सही नहीं है, तो सही नहीं है ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है दीपावली घोषणा का संबंध किस वायसराय से है? तो दीपावली घोषणा का संबंध जो है लॉर्ड इरविन से है। भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन से है दीपावली घोषणा का संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना समाज सुधारक राजा राम मोहन राय है। कौन है वेदांत कॉलेज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में कौन युगांतर नामक पुस्तक के लेखक हैं? यार युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो युगांतर नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि यह गुलामी का अधिकार है? देखिए जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया फ्रेंड्स, इस बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी स्वीकार नहीं किए। ठीक है, वो जो
1935 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो उन्हें गुलामी का अधिकार पत्र के, कौन के गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र माना था। ठीक है, अगला कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। फ्रेंड, संविधान की सर्वोच्चता संबंधित जो प्रावधान है वो अमेरिका से लाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता संबंधित प्रावधान कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका से लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो लक्षद्वीप को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो लक्षद्वीप को तो क्षेत्रीय किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, लक्षद्वीप को तो पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में लक्षद्वीप को शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में कौन अंतर्जातीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। अंतर्जातीय जो परिषद का गठन वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं अंतर्जातीय परिषद का गठन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। क्या कह रहा है, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रित रखती है, या मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं उनके प्रति नियंत्रण कौन रखता है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये तीनों जो है भारत की संसद जो है इस तीनों के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कृतियों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, या इन तीनों के प्रति जो है संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इन तीनों के माध्यम से भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो आर्टिकल नंबर 214 के तहत यह कहा गया है कि राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय होगा। किसके तहत, तो अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, यदि देखिए भारत की राष्ट्रपति यदि किसी कार्यवश कहीं चली जाती है या अपनी सत्ता किसको दे सकती है, या जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभाल सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी संभाल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी भी परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा के निरुद्ध है, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा के निरुद्ध है, यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्तों को अधिकतम कितनी अवधियों के लिए अभिरक्षा में रखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति को किसी शक के आधार पर यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में पेश करना होता है, किसके अंतर्गत, कितने घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंतर्गत उसे न्यायालय में पेश करना होता है। ठीक है, यदि उसे पेश नहीं कर सकता है तो उसे हिरासत में पुलिस कम से कम अधिकतम 15 दिनों तक ही रख सकती है। ठीक है, कितने दिनों तक रख सकती है, तो अधिकतम 15 दिनों तक रख सकती है अपने हिरासत में पुलिस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। विधि के समान संरक्षण ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में है, विधि के समान संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। राज्य वित्त आयोग, ठीक है, यहाँ राज्य याद रखना है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में है। किस में है, तो भाग नंबर 9 में है चर्चा, राज्य वित्त आयोग की चर्चा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्यीय निकाय का है? ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसमें कितने सदस्य शामिल है? तो इनमें कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद तथा राज्य विधानसभा के भंग होने के परिणाम स्वरूप। क्या कह रहा है? संसद और यदि राज्य विधानसभा दोनों भंग हो जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? यदि देखिए एक ही समय संसद यदि राज्य विधानसभा दोनों ही भंग हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो इसके बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव को क्या कहेंगे? उस चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? उस चुनाव को क्या नाम दिया जाता है? तो मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 2006 में भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना अनुमोदित किया गया। ठीक है, अगला कह रहा है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकपाल, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं या चाहे सदस्य बनने के लिए एक ही आयु निर्धारित होती है, वो 45 ईयर्स 45 वर्ष होती है इनकी आयु न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम जितना भी हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? तो कूच बिहार कप का संबंध क्रिकेट से है। किससे है कूच बिहार कप का संबंध? तो कूच बिहार कप का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगला कह रहा है वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो वॉलीबॉल कोर्ट परिसर में खेला जाता है। किस परिसर में वॉलीबॉल खेला जाता है फ्रेंड्स? तो कोर्ट परिसर में वॉलीबॉल खेला जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड, इन दोनों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? ये जो राष्ट्रीय कृषि है और नाबार्ड अर्थात ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है वो शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर इन दोनों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड भी जिसे कहते हैं उसकी स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ है? तो शिवरमन सिंह के सिफारिश पर, शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर इन दोनों का गठन किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई? भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल जो है वो वर्ष 1917 में निर्गत की गई। कब की गई थी? वर्ष 1917 में निर्गत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? देखिए राजस्व घाटा, किसी भी चीज़ का घाटा कैसे निकालते हैं? यदि हमको खर्च निकालना है तो कुल आय में से हम खर्च को घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किस प्रकार निकालेंगे? तो कुल राजस्व आय जो जितना प्राप्त होगा कुल राजस्व आय में से हम राजस्व घाटा या राजस्व व्यय को घटाएंगे। क्या घटाएंगे? तो राजस्व घाटा को, राजस्व प्राप्तियों को पहले होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा या ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्व घाटा बराबर कैसे निकालेंगे? तो कुल प्राप्त राजस्व आय, कुल प्राप्त राजस्व और उसमें राजस्व में जितना खर्च हुआ है उन दोनों को घटा देंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।